मार्क्सवादी आमतौर पर कल्याणकारी राज्य को कैसे देखते हैं? वे सामाजिक न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और इसे अपनाते हैं। वे इसे समाजवाद की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, लेकिन अंततः अपर्याप्त है। वे इसे पूंजीवादी ढांचों और हितों के विस्तार के रूप में आलोचना करते हैं। वे समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत करते हैं। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। वे इसे पूंजीवादी ढांचे और हितों के विस्तार के रूप में आलोचना करते हैं। गांधी ने आधुनिक राज्य को कैसे देखा? उनका मानना था कि व्यक्तिगत कल्याण और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। राज्य के कार्यों और उत्तरदायित्वों के विस्तार को क्या कहा जाता है? संरक्षक राज्य। राज्य के कार्यों और उसके उत्तरदायित्वों के विस्तार को क्या कहा जाता है? संरक्षक राज्य। बेवरीज रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए 5 दिग्गज कौन थे? गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य। इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। हस्तक्षेप नीति राज्य की अवधारणा क्या है? आर्थिक मामलों में न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप। कानून के शासन की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? ये यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। कानून के शासन की खोज में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या भूमिका है? कानूनों की व्याख्या करना और उनके दायरों का विस्तार करना, कानूनों और विनियमों को लागू करना, कानून बनाना एवं संशोधित करना, नागरिकों को कार्यकारी कार्रवाई से बचाना। न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान से टकराने वाले कानून को अमान्य करने की शक्ति, कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति, कानूनों का दायरा बढ़ाने की शक्ति, नए कानूनों को बनाने की शक्ति। तो न्याय समीक्षा क्या है? संविधान से टकराने वाले कानून को अमान्य करने की शक्ति। ज्ञानोदय में कौन सी राजनीतिक विचारधारा परिलक्षित हुई? निरंकुश राज्य का सिद्धांत, साम्राज्य, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, शासन करने का दैवीय आधार। ज्ञानोदय में रिफ्लेक्ट इन द एनलाइटमेंट में कौन सी विचारधारा परिलक्षित हुई? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। संविधानवाद की अवधारणा किसने विकसित की? जॉन होब्स, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक या फिर अरस्तु? तो संविधानवाद की अवधारणा किसने विकसित की? मोंटेस्क्यू। जब राज्य नागरिक समाज के मामलों को नियंत्रित करता है तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? उस प्रणाली को सर्वसत्तावाद कहा जाता है। ये तो हो गया था। पंचशील की अवधारणा क्या है? राष्ट्र के बीच संतुलन, शक्ति का संतुलन, संप्रभु राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग। यही होगा शायद। और हम आगे भी पढ़ते हैं। शीत युद्ध के तनाव और प्रतिद्वंदी गठबंधन, सार्वभौमवाद और गुटनिरपेक्षता। पुलिस का संप्रभु राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग। यथार्थवादी राज्यों और मनुष्यों की प्रगति का वर्णन कैसे करते हैं? राज्यों और मनुष्यों की प्रगति का कैसे वर्णन करते हैं यथार्थवादी?
परोपकारी और सहयोगी के रूप में, दयालु और निस्वार्थ के रूप में, अहंकारी और संघर्ष प्रवण, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण। तो किस रूप में करते हैं? अहंकारी और संघर्ष प्रवण, ईगोइस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन। राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण क्या था? राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण क्या था? राष्ट्र संघ मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन का अभाव, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रतिरोध, नव स्वतंत्र उपनिवेशों का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने में असमर्थता। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन का अभाव। नारीवाद के अनुसार सार्वजनिक और निजी विभाजन को चुनौती देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का प्रभाव कम करना, परिवार और रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डालना, लैंगिक भूमिका और अपेक्षाओं को तोड़ना। तो इसका राइट आंसर यही होगा, लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं को तोड़ना। नारीवाद के अनुसार सेक्स और जेंडर के बीच क्या अंतर है? सेक्स का तात्पर्य जैविक भिन्नताओं से है, जबकि जेंडर का तात्पर्य सामाजिक भूमिकाओं की और अपेक्षाओं से है। सेक्स और जेंडर समान अर्थ वाले विनिमय शब्द। सेक्स का तात्पर्य सामाजिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं से है, जबकि जेंडर का तात्पर्य जैविक अंतर से है। नारीवादी सिद्धांत में सेक्स और जेंडर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसका शायद राइट आंसर फर्स्ट होगा। अभी हम देखते हैं इसका आंसर। हाँ, नवउदारवादी वैश्वीकरण परिधीय राज्यों की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है? वर्तमान में कितने सदस्य संयुक्त राष्ट्र का विषय है? 193। कौन सा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र का आधार बनता है? इसकी सभी राष्ट्र सदस्यों की संप्रभु समानता, प्रमुख विश्व शक्तियों का वर्चस्व, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धांत, आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धांत। विश्व एजेंसियां और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और कोष के संघ को सपोर्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। IMF का प्राथमिक फोकस क्या है? लंबी अवधि की परियोजनाओं और संस्था निर्माण में निवेश, सामाजिक, पर्यावरण और गरीबी के मुद्दों को संबोधित करना, अच्छी व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को बनाए रखना, अच्छी व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन की कौन सी परिषद विवादों को संभालने और उनके समाधान की दिशा में काम करने के लिए जिम्मेदार है? गुड्स काउंसिल, माल परिषद। शीत युद्ध के दौरान यूरोप में उभरे दो प्रमुख सुरक्षा संगठन कौन से थे? आसियान और सार्क, अरब लीग और GCC, नाटो और वार्सा, नाफ्टा और APEC, नाटो और वार्सा। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस 1974 की किस घटना ने भारत की परमाणु नीति में बदलाव को चिन्हित किया? सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर, पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता, पोखरण में भारत के परमाणु उपकरण का विस्फोट, चीन के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण वार्ता की शुरुआत। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर।
सोवियत संघ के विघटन का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने गुटनिरपेक्षता की नीति और शांति और मित्रता की भारत सोवियत संधि पर सवाल उठाया। इसने भू राजनीतिक अभिविन्यास और सुरक्षा को मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति का पुनर्गठन हुआ। भारत की विदेश नीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ के विघटन का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने गुटनिरपेक्षता की नीति और शांति और मित्रता की भारत सोवियत संघ की नीति पर सवाल उठाया। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? यह बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ समायोजन के साथ प्रासंगिक बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, यह अप्रचलित और अप्रासंगिक हो गया है। इसे प्रमुख शक्तियों के साथ संरेखण की नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अधिक आक्रामक और मुखर विदेश नीति के पक्ष में इसे छोड़ दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा यह बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ समायोजन के साथ अप्रासंगिक बना हुआ है। भारत पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में पंचशील सिद्धांतों को कैसे लागू करता है? भारत केवल अपने रणनीतिक हितों के आधार पर चुनिंदा सिद्धांतों को लागू करता है। भारत पंचशील के सिद्धांतों पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारत क्षेत्रीय नुकसान की कीमत पर भी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। भारत सिद्धांतों की अवहेलना करता है और अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रामक नीतियां अपनाता है। भारत क्षेत्रीय नुकसान की कीमत पर भी सिद्धांतों की सख्ती से पालन करता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के संदर्भ में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नए सामरिक संरेखन की तलाश करने में संकोच क्यों नहीं कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए, रूस के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार असहमति को दूर करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए। – 2014 से भारतीय विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा कैसे बदली है? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक जोखिम लेने वाला है। भारत अब साझेदारी की तलाश नहीं कर रहा है। भारत जोखिम लेने और साझेदारियों की तलाश के लिए खुला हुआ है। भारत बहुपक्षीय समूहों से हट गया है। भारत जोखिम लेने और साझेदारी की तलाश के लिए खुला हुआ है। अमेरिका द्वारा तारापुर परमाणु संयंत्र स्टेशन TAPS के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति में कटौती क्यों की गई? बांग्लादेश संकट के कारण, भारत में भीषण सूखा की वजह से, पोखरण में भारत का शांतिपूर्ण विस्फोट परमाणु विस्फोट की वजह से, या आर्थिक सहायता निलंबन। पोखरण में भारत का परमाणु विस्फोट के कारण। PRC ने तिब्बत पर अपने नियंत्रण का दावा कैसे किया? 1960 में हथियारों के बल पर, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। 1950 में हथियारों के बल पर तिब्बत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को मान्यता देकर 1950 में हथियारों के बल पर।
शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मतभेद और अविश्वास का प्रमुख कारण क्या था? साझा सामान्य मूल, नीति संबंधित नीतियों में विश्वास की कमी, पाकिस्तान केंद्रित अमेरिकी नीति, भारत का समाजवाद की ओर झुकाव। पाकिस्तान केंद्रित अमेरिकी नीति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कितने सदस्य देश हैं? ये तो सभी को पता है, 189। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 24 अक्टूबर 1945। स्वतंत्रता के बाद अपने आर्थिक दृष्टिकोण पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ भारत के अनुभव का क्या प्रभाव पड़ा? स्वतंत्रता के बाद अपने आर्थिक दृष्टिकोण पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ भारत के अनुभव का क्या प्रभाव पड़ा? संरक्षणवाद और निर्यातोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश के लिए खुलापन, आर्थिक विकास के लिए आयातित वस्तुओं पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन पर जोर। UNFCCC के अनुसार किन देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा है? किन देशों में ग्रीन हाउस गैसों के ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा है? विकासशील देश, औद्योगिक देश, कम से कम विकसित देशों में, या फिर द्वीप राष्ट्र में? औद्योगिक देशों में। रियासतों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के लिए कैसे चुना गया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत, प्रमुख नेताओं की एक समिति द्वारा चुना गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त। रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत। क्वेश्चन क्या था? रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा के लिए कैसे चुना गया? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किस तारीख को चुना था? 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में राज्य के अधिकारियों का क्या कर्तव्य है? कानून के माध्यम से उन्हें लागू करने के लिए, उन्हें न्यायसंगत बनाने के लिए, कानून बनाने में उन्हें लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों पर उन्हें प्राथमिकता देने, कानून बनाने में उन्हें लागू करने के लिए। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत की संसद द्वारा। राष्ट्रपति शासन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्यपालिका का अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का अपने कार्यकाल के संबंध में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र है। ये तो नहीं लग रहा है। कार्यपालिका का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। कार्यपालिका किसी भी शासकीय निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसका तो सेकेंड ही आंसर है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्यपालिका अपने कार्यकाल के संबंध में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति शासन, हाँ, यही होगा राइट आंसर।
समझ नहीं आ रहा है पर संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री कितने समय तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे इस्तीफा नहीं देते या मुख्यमंत्री द्वारा हटा नहीं दिए जाते। जब तक वे इस्तीफा नहीं दे देते या राज्यपाल द्वारा उन्हें हटा नहीं दिया जाता। जब तक वे इस्तीफा नहीं देते या गृह मंत्री द्वारा उन्हें हटा नहीं दिया जाता। जब तक राज्य की विधानसभा उनका कार्यकाल पूरा नहीं कर देती। जब तक वे इस्तीफा नहीं देते और राज्यपाल द्वारा उन्हें हटा नहीं दिया जाता। विधायिका के सदस्य क्या 164 आर्टिकल 164 के अंतर्गत भारत के किन राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फर्स्ट आंसर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पदों, सेवाओं और मामलों को SPSC के दायरे से बाहर करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और संबंधित राज्य के राज्यपाल। पदों, सेवाओं और मामलों को SPSC के दायरे से बाहर करने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। पार्टी सिस्टम को आमतौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन के स्तर के आधार पर, किसी देश में पंजीकृत पार्टियों की संख्या के आधार पर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति के आधार पर, एक दल के प्रभुत्व के आधार पर। पार्टी सिस्टम को आमतौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन के स्तर के आधार पर। क्षेत्रीय दलों के उदय में योगदान देने वाले कारकों में से एक क्या है? भाषाई राज्यों का गठन, यही राइट लग रहा है। राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ा, समान आर्थिक विकास, राजनीतिक लामबंदी में कमी। भाषाई राज्यों का गठन। धर्मनिरपेक्षता से जुड़े मूल्य या धर्मनिरपेक्ष आदर्श क्या हैं? शांतिपूर्ण प्रतियोगिता, राज्य की स्वतंत्रता और विविधता, लोकतंत्र, समान नागरिक और राजनीति का शांतिकरण, तटस्थता, धार्मिक मामलों में राज्य का बहिष्कार और व्यक्तिगत अधिकार, सत्य करना, समानता, स्वतंत्रता, साहस और जिम्मेदारी। ये क्वेश्चन इस तरह का था कि इसको सभी गलत कर सकते थे। हाल ही में किस विधायी पहल ने शैक्षणिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% कोटा पेश किया? 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, 103वां संवैधानिक संशोधन, 104वां संवैधानिक संशोधन, 103वां संवैधानिक संशोधन। भाषाई आधार पर आंध्र राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पुट्टी श्रीरामुलु, फजल अली, MHN कुंजरू, KM पर्णिकर। पुट्टी श्रीरामुलु। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य
एक पूर्ण राज्य बनने से पहले शुरू में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य था। कौन सा राज्य था? नागालैंड, मेघालय, असम, मेघालय था। किस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया? 2019 के 1999 में भाजपा ने अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में क्या संकेत दिया? आक्रामक हिंदुत्व और स्वदेशी को गले लगाना, उदारीकरण की नीतियों को जारी रखना, सभी के लिए न्याय के सिद्धांत को खारिज करना, अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की वकालत, उदारीकरण की नीतियों को जारी रखना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संसद राज्य विधानसभाओं को प्रस्तुत रिपोर्ट में शामिल नहीं है? वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पूंजीगत खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वाणिज्यिक और सार्वजनिक पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो इसका तो सभी आंसर राइट लगा देंगे। पूंजीगत खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। भारतीय संसद में किस समिति को सबसे बड़ा माना जाता है? याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, प्राक्कलन समिति। जिला प्रशासन में जिला तकनीकी अधिकारियों की क्या भूमिका है? राजस्व वसूली में कलेक्टर की सहायता करना, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देना, ये तो नहीं होगा। सीधे जिला परिषदों के साथ काम करना, ब्लॉक स्तर पर विशिष्ट विकास कार्यक्रम चलाना। तो सीधे जिला परिषद के साथ काम करना। इसका फर्स्ट क्या ऑप्शन था? राजस्व वसूली में कलेक्टर की सहायता करना। मैरी पार्कर फोलेट ने प्रबंधन के किस पहलू पर जोर दिया? वैज्ञानिक चयन, व्यवस्थित प्रशिक्षण और विकास, थकान और एक रास्ता से लड़ना, कार्यकर्ता का स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रशिक्षण और विकास। मैरी पार्कर फोलेट ने प्रबंधन के किस पहलू पर जोर दिया? व्यवस्थित प्रशिक्षण और विकास पर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई? 2001 में, 1991 में, 2010 में, 1985 में। कब अपनाई गई? 2001 में। 1965 में पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस पुलिस बल की स्थापना की गई थी? असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF, सीमा सुरक्षा बल, BSF। राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में मुख्य सचिव की क्या भूमिका है? कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है और एजेंडा तैयार करते हैं। कैबिनेट की बैठकों के लिए निर्णयों को लागू करते हैं। सेकंड,
लग रहा है, पर ये राज्य मंत्रिमंडल के सचिव हैं। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, कैबिनेट की बैठकों के लिए निर्णयों को भी लागू करते हैं। निषेध की रिट का उद्देश्य क्या है? एक सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना, निजी अदालत से कार्यवाही के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए, किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए, एक निचली अदालत को अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। भारत के कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली किस वर्ष स्थापित की गई? भारत में 1992, 1996, 2001, 2003, 2001। कैबिनेट सचिव द्वारा शुरू की गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? सुशासन पहलों के चैंपियन को पहचानना और सम्मानित करना, राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच अनुभव और ज्ञान साझा करना, अन्य राज्यों में सफल पहलों की प्रतिकृति को प्रोत्साहित करना, विभिन्न शासन विषयों के बारे में जानने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना, अन्य राज्यों में सफल पहलों की प्रतिकृति को प्रोत्साहित करना। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना। अभी जी राम जी आ गया है। भारतीय 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप दिया गया? 40 आर्टिकल 40। विकास योजना में सार्वजनिक व्यय का प्राथमिक फोकस क्या है? अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, समग्र मांग में वृद्धि, गरीबी और असमानता को कम करना, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानता को कम करना। विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरशाही को सुव्यवस्थित करना? नहीं। पर किस सेंस में पूछा गया है? ब्यूरोक्रेसी का मुख्य लागत, नौकरशाही को सुव्यवस्थित करना हो सकता है इसका राइट आंसर। लागत प्रभावी संचालन प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है सचिवालय और निदेशालयों में विकास के प्रयास को केंद्रित करना, स्थानीय स्तर पर जवाबदेही लागू करना। राइट आंसर। आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों की स्थानीय विकास प्राथमिकताओं और निगरानी में क्या भूमिका होती है? स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना,
स्थानीय अधिकारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना, विकास कार्यों को क्रियान्वित करना, लाइन विभाग के अधिकारियों की निगरानी तक ही सीमित, विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। ई गवर्नेंस में G2E इंटरनेशनल इंटरेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? सरकार को नागरिक हितैषी बनाना, अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल बनाने के लिए, दक्षता प्रदर्शन और आउटपुट बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए।